लेट्स प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स। आप देखेंगे जहां एक तरफ हमारे पास में इंपीरियलिज्म बहुत ज्यादा राइज कर रहा था। जब भी हम इंपीरियलिज्म के बारे में सोचते हैं, ठीक है, इनफैक्ट जब भी हम इंपीरियलिज्म मिक्स विद कॉलोनाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। लेकिन आप देखेंगे that there is a Southeast Asian power which had never been colonized, number one. And second, this particular Southeast Asian power at a certain point of time decided to fight neck to neck with the Europeans on one hand, and apart from that, extended their influence in multiple parts of Southeast Asia, including capturing multiple territories in China. And that power is Japan. Japan, which is a very tiny island comprising of zero resources, became one of the most powerful nations, especially in the centuries, that is your 19th century and 20th century. ऑल राइट, कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमें एक्चुअली क्या है, जापान के बारे में वर्ल्ड वॉर 2 में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमारे पास जापान ज्वाइन करेगा इटली और जर्मनी को। तो इस वजह से आपको जापान जो है उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि भाई वहां पर कैसे इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज राइज कर गए। ठीक है, आई होप आपको प्लेसमेंट और मेरे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, व्हाई आई हैव स्पेसिफिकली टेकन देम। इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को हमने समझा, फिर न्यू इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में समझा। इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन क्या है, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका, उसमें से एक कॉन्टिनेंट निकाल के मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऑन सिमिलर लाइंस यू विल डू इट फॉर एशिया एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज जो है यूरोपियन कंट्रीज के साथ एसोसिएट की जाती हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू कैन से स्पेसिफिकली एट द एंड ऑफ द 19th century and beginning of the 20th century, imperialist Japan is also rising. It is an anomaly because it is not a European country, hence we have to understand its trajectory. Second, it will be applicable when you will be studying the Second World War. ठीक है, और आपके पास में मेजी रेस्टोरेशन पे भी अच्छा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इसके बाद जापान में बदलाव कैसे आ गया। बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारी जो मिडिल एजेस वाला टाइम हो गया, ठीक है, लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट द मिडिल एजेस वाला टाइम विच इज अगेन आप ये मान के चले 1800s के जो ईयर्स चल रहे हैं उससे पहले तक, उसमें अगर जापान की भी बात करी जाए तो जापान लाइक मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज was also a part of the feudal society. फ्यूडल सोसाइटी जो होती है उसके अंदर एम्परर जो है उसके पास कंप्लीट पावर कभी नहीं होती, देयर इज अ लॉट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एंड इंस्टेड द पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ द एस्टेट ओनर्स हु वर आल्सो मिलिट्री जनरल्स एंड दे वर नोन एज शोगुन्स। तो मेजी रेस्टोरेशन से पहले हमारे पास में जापान में जो कल्चर चल रहा है उसको कहा जाता था तोकुगावा शोगुनेट, उसे कहते थे टोकुगावा शोगुनेट। इसके अंदर फ्यूडल सिस्टम चल रहा है और पावर एक्चुअली किसके हाथ में है, मिलिट्री जनरल्स के हाथ में है। विजयनगर डायनेस्टी याद है आप लोगों को, देयर वाज अ सिस्टम नोन एज नयंकार सिस्टम और नायक सिस्टम। द नायक्स वर द मिलिट्री जनरल्स जिनके हाथ में बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड होते थे और राजा उन पे डिपेंडेंट था कि जब जरूरत पड़े तब वो आर्मी लेकर आए। नायक्स की वजह से ही विजयनगर एम्पायर टूट गया। समझ में आई बात? तो डीपली फ्यूडल सोसाइटीज के अंदर यही होता है कि एम्परर की चलती नहीं है। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू विल फाइंड इन जापान एज वेल। मोर ओवर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दीज मिडिल एजेस Japan had completely cut off from any kind of international contact altogether, and as a result they were not even aware of what is happening on a global level. ये सब बातें 1800 से पहले की हैं, मेजी रेस्टोरेशन होने से पहले की हैं। क्या चल रहा था भाई, टोकुगावा शोगुनेट चल रहा था।